हेलो। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने ये लिया है प्रिंटिंग प्रेस से। तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने ये लिया है प्रिंटिंग प्रेस से। तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है अपने देश में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपियन देश ने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल एंड जर्मनी। चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है पुर्तगाल। बहुत ही सही आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए। सविता जी गुड इवनिंग। सभी लोग आंसर करो और आप लोग समय से आया करो, क्योंकि शुरुआत में ना हम हिस्ट्री को लेते हैं और शुरुआत में मेरे 5 क्वेश्चन जीएस से होते हैं, जिसमें मैं आपको अगर देखा है तो एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूं और ऑनेस्टली बता रहा हूं कि एक समय के बाद धीरे धीरे आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि आपको कुछ भी बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मीनू ने भी सी बोला है, सविता ने भी सी बोला है। चलो, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, और बिल्कुल सही आंसर है ये पुर्तगाल ही होगा। एक्चुअली होता क्या है अपने देश में, सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ पुर्तगाल के तरफ से सबसे पहले भारत कौन आया था और वो किस ईयर में आया था। तब तक मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं अपने देश में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे होता है। गुड इवनिंग शिवानी। जूही ने भी सी बोला है। तो आई थिंक ये वाला आंसर सबका सही है। सबसे पहला जो प्रेस आया था ना भारत में 1556 में आया था। 1556 में जो प्रेस आया था और पुर्तगाल इसे लेके आया था सबसे पहले। दूसरी बात, 1685 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रेस लेके आती है और बॉम्बे में शुरू करती है। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो छपता है 1780 में छपता है। भारत में सबसे पहला न्यूज़पेपर 1780 में छपता है और उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था मैं बता दे रहा हूं आपको। जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की बोलते हैं और इस पेपर को बंगाल गैजेट भी कहते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि कुछ ही समय बाद 2 साल बाद ही इसे बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? अनुराधा गुड इवनिंग। निकेश, तो ये क्यों बंद कर दिया जाता है? उसमें हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था और उसी के खिलाफ ये न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दे रहा था, इसीलिए इसे बैन कर दिया जाता है। फिर क्या होता है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो इस पे सेंसर लगा देता है और इसके बाद जो अगला एक्ट आता है 1823 में रेगुलेशन एक्ट। अब यहां से क्या होता है, जो इंडियंस थे यहां पे रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आपको बता दूं न्यूज़पेपर के बारे में, बंगाल गैजेट। खुशबू बिल्कुल सही आंसर है। चंचल ने बोला वास्को डी गामा। हाँ बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा आए थे, लेकिन आपने जो लिखा 1994 वो गलत है। वास्को डी गामा जो आए थे सबसे पहले आए थे 1498 में आए थे। वास्को डी गामा 1498 में आए थे। ओके, फिर क्या होता है, रेगुलेट ये एक्ट चल ही रहा होता है तो इससे प्रेस से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। मैडकॉफ एक्ट 1835, इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस इंडिया कहते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए सब आते थे तो प्रेस पे बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगा देते थे, लेकिन सिर्फ 2 गवर्नर जनरल ऐसे थे जिन्हें अच्छा माना जाता है। एक तो ये मैडकॉफ एक्ट है और दूसरा रिपन है। रिपन भी आता है तो सारे एक्ट यहां से हटा देता है। तो इसीलिए पूछ लेता है क्वेश्चन कि लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहते हैं, तो मैडकॉफ को बोलते हैं। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 1878 में आता है। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वो था लीटन। लीटन क्या करता है, इस समय हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद इतने सारे न्यूज़पेपर छपने लगे अंग्रेजों के विरोध में, तो उन्हें रोकना भी था। तो इस वजह से ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। गैगिंग एक्ट क्या होता है? मुंह को बंद कर देना। तो ये गैगिंग एक्ट था और ये किससे संबंधित है? लॉर्ड रिटन से संबंधित है। और
इसे किसने, फिर इसके बाद आते हैं रिपन, और रिपन आते ही इस एक्ट को हटा देते हैं। लीटन के बाद रिपन आते हैं और रिपन आया, इस सारे एक्ट को हटा दिया। इसके बाद 1910 में प्रेस एक्ट आया और 1931 में प्रेस एक्ट आया। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, राधिका वास्को डी गामा, मीनू वास्को डी गामा 1498, ठीक। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने भी प्रेस एक्ट आ रहे हैं कब आ रहे हैं, जब कोई आंदोलन हो रहा है तभी आ रहे हैं। तो आप इससे गेस कर सकते हो कि आंदोलन को दबाने के लिए ये सब हो रहा है। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से। इसका आंसर आप सभी लोग दो कि इसका आंसर क्या होगा। अनुराधा ये क्लास डेली 7:30 पे होता है। निकेश 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, एक चीज और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसे किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। चंचल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सही है? आपको यह बताना कि क्या संविधान के मूल संरचना को संशोधित किया जा सकता है या संशोधित नहीं किया जा सकता है, या विशेष परिस्थितियों में संशोधित किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो। तब तक मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप में, आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। चंचल ने सी बोला है, बाकी लोग भी आंसर दो। जब हमारा देश आजाद होता है, ठीक, सबको पता है हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान बनाया जाता है। उसके लिए कमेटी बैठती है, ड्राफ्ट कमीशन। भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं उसमें। हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, फिर फोर्स में आता है। जब संविधान फोर्स में आता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला दिक्कत आया फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। तो राइट टू प्रॉपर्टी को सबसे पहले हटाया गया था 1950 में। इसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से पहली बार अगर संविधान में देखें तो सुधार हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। सभी लोग सी बता रहे हैं विशेष परिस्थितियों में। ओके, निकेश बिल्कुल सही है। वीडी सावरकर ने इसको बोला था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छा गंगा वर्मा जी, गुड इवनिंग। तो अब हम हल्का सा और बताएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे देश में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। आपको पता है हमारा देश जो है 3 लोग चलाते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। और देखा है तो तीनों का काम अलग अलग होता है और तीनों के पास देखा है तो बहुत ज्यादा पावर होता है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, जुडिशरी का काम है कि बताना कि वो कैसा है, लीगल है या नहीं है, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसे फोर्स में लाना। पर दिक्कत ये हुआ कि जो लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। जैसे कानून पार्लियामेंट बनाता है और ये कानून ऐसा बना दे रहा था जो जुडिशियल उसे रिजेक्ट कर दे रहा था जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। और इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में ये बहुत हुआ है। तो फाइनली ये सब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चला करता है। तो उस समय 9th शेड्यूल बनाया गया। 9th शेड्यूल को बाद में बनाया गया था, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था उसे इसमें डाल दिया गया था। राइट 9th शेड्यूल का मतलब ये होता था कि अगर कुछ भी कोई भी कानून बना के 9वें शेड्यूल में डाल दोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। पर ये सब ऐसे चला करता है। 1973 में एक केस होता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो केशवानंद भारती केस में क्या होता है, ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकता है सिवाय उसके बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से केशवानंद 1973।
तो अब यहां से सवाल ये उठता कि नवा शेड्यूल का अब क्या होगा। तो ये बोला गया था कि 1973 के बाद जो भी नवा शेड्यूल में शामिल हुआ है उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि संशोधन हो सकता है। और 1973 के पहले अगर कुछ डाला गया नवे शेड्यूल में तो उसमें संशोधन नहीं होगा। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और ये आंसर आपका जो सही आंसर इसका होगा वो होगा कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से, तो इसका आंसर दो सभी लोग। चूज द ऑड वन। आपको इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन इसमें से एक भिन्न है। चलो आपके ऑप्शन है मंगल, बुध, चांद और पृथ्वी। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, किसमें से एक भिन्न कौन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो सभी लोग, किसमें से क्या होगा, कौन इसमें से एक भिन्न है। तब तक मैं आपको बता देता हूं मंगल के बारे में, बुध के बारे में, चांद के बारे में, पृथ्वी के बारे में तो मैंने आपको बहुत बताया है। चंचल ने सी बोला है चांद। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो चांद क्यों भिन्न है, और बाकी लोग भी आंसर दीजिए चांद क्यों भिन्न है। आंसर तो सही है पर चांद ही क्यों। चलो तब तक मैं बताता हूं। मंगल जो है इसे मार्स कहते हैं और ये सन से चौथे नंबर पर पाया जाता है। बुध की अगर हम बात करें तो इसे मरकरी कहते हैं और ये सन के सबसे करीब है, क्लोजेस्ट टू द सन। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती है बुध की, और बुध पर पानी भी नहीं पाया जाता है। अगर मैं मंगल की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, एक है फाइबोस और दूसरा एक फाइबोस पाया जाता है। और चांद की बात करें तो ये पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, और पृथ्वी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ओके, चंचल का बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग चंचल जी के लिए एक तालियां बजा दो, क्योंकि ये जो है चांद जो है ये एक उपग्रह है और बाकी सब क्या है, प्लैनेट है। ठीक, तो इस वजह से ये आपका सी होगा। ओके, शिवानी, इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। ओके, कोई बात नहीं, ये जो होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा कि आप ये तीनों देख लो, ये तीनों प्लैनेट है और चांद जो है ये सैटेलाइट है। चलो अब हम हल्का सा और कुछ फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मून के बारे में। मून जो है वो पृथ्वी की सैटेलाइट है। आपको मैं ये बता दूं 27.3 दिन में ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर भी इतने दिनों में ही घूमता है। अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 चंद्रमा का ग्रेविटेशन है। ठीक, और यही रीजन है कि इसका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों सेम है। और यही रीजन है कि चंद्रमा का जो साउथ पोल वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। खुशबू बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सब प्लेनेट हैं और वो सैटेलाइट है। चलो और हम देखेंगे चांद के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे बायो के जानवरों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, ऐसे चांद के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चांद को एक निक नेम दिया गया है, चांद को फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। एक टर्म बहुत पूछता है अक्सर एग्जाम में, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे रिलेटेड है, तो ये चांद से रिलेटेड है। यहां होता क्या है, जो चांद का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पे बहुत शांति रहता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो चांद से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून। ये क्या होता है हल्का सा हम समझेंगे सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में। सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून वो कहते हैं जब चांद जो है पृथ्वी के करीब होता है और अपने साइज का 2 गुना दिखता है, मतलब जो नॉर्मल साइज है उससे लार्जेस्ट दिखता है, उसे कहते हैं सुपर मून। ब्लू मून क्या होता है, जब 2 चांद होते हैं और जो दूसरा वाला चांद होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून क्या होता है, जब लूनर इक्लिप्स होता है, और जो आप सब जानते हैं लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, समेश सेम
लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो जो सन की रेज है पृथ्वी से होते हुए मून के पास जाती हैं तो वो रेड हो जाती हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लड मून। अगर देखा जाए तो चांद पर भारत का 2 मिशन भेजा गया है, और आप सभी लोग जानते हो दोनों मिशन कौन सा है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। चलो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये हल्का सा मार्स के बारे में है। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डाइमस। ओके, और इसे मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये क्वेश्चन है इकोनॉमी से। गुड इवनिंग नितेश। अनुराधा बी, जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। आज मैं इसको ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। चंद्रयान 1, 2 चंचल बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता किस ईयर में लॉन्च हुआ था, तो आपको सन भी याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में बोई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या मौसमी फसल। ओके, इसका आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। आर्टिफिशियल मून बनाने वाला कंट्री चाइना, जी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर देखा है तो भारत में मुख्य रूप से फसलों को सीजन के आधार पे 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी की फसल, निकेश ने रबी बोला है, बाकी लोग भी आंसर दो। अगर चंचल ने भी ए बोला है रबी की फसल। चलो, और आपको बता दूं रबी की फसल ही सही आंसर होगा। इसको मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। अगर मैं आपके सामने लिखूं आर और के, आपको यह बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आर पहले आता है कि के आता है। तो सिंपल सी बात है, के पहले आता है। तो के पहले आ रहा तो पहले गर्मी होता है, तो गर्मी में खरीफ फसल होता है। आर बाद में आ रहा यानी कि ठंड में, तो ये रबी क्रॉप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये अप्रैल और मई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। रबी क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में काटा जाता है। इन दोनों के बीच में एक फसल होता है, छोटा सा होता है, जिसे जायद की फसल कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाटरमेलन और जो भी नॉर्मल पानी वाले फसल होते हैं। 4 का ए निकेश ने, सभी का ये आंसर सही है, और बाकी लोग भी आंसर दो ताकि आपको अगर यहां गलत हो तो आगे गलत ना हो। चलो अब हम चलते हैं, हल्का सा और जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है। अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो इसमें क्या आता है, व्हीट, ग्राम, ओट, बार्ले, पोटैटो, और सीड की बात करें ऑयल सीड की तो मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, कोरिएंडर एंड क्यूमिन। खरीफ क्रॉप की बात करें तो पैडी, मेज, बाजरा एंड ज्वार। ठीक, तो ये है कुछ इसके बारे में। चलो आज का अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। इसका आंसर दो सभी लोग। खुशबू ने ए बोला है, चंचल शर्मा व्हीट, पी मस्टर्ड, जूही ए, अनुराधा ए, सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो, और ये है इन्वायरमेंट से। आपका क्वेश्चन ये है कि मिनमाटा कन्वेंशन का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है कैडमियम, इंसेक्ट, मरकरी और लेड। खुशबू ने ए बोला है कैडमियम, बाकी लोग भी आंसर दो। मैं आपको बता दूं मिनमाटा कन्वेंशन के बारे में, ये एक प्रकार का देखा है तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, और जापान में एक शहर है मिनमाटा, वहां पर इंडस्ट्रीज जो थी वहां से ये गैस निकल रहा था, तो वहां पे बच्चों को हुआ और धीरे धीरे ये इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है कि बहुत बीमारी जनरेट कर रहा है। तो इस वजह से ये कन्वेंशन हुआ। ये देखा है तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और बाकी लोग भी आंसर दो। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और ये जो है ये मरकरी के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। इस तरीके से मिनमाटा डिजीज काज करता है, और मिनमाटा डिजीज जो है वो मरकरी
से होता है। अब हम हल्का सा मिनमाटा डिजीज के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, 2013 में ग्लोबल कन्वेंशन हुआ था इस पर, क्योंकि मरकरी एक ऐसा गैस है, इससे हेल्थ को तो नुकसान होता ही है, साथ में इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। और पहली बार इसे जापान में एक बच्चे को हुआ था और इसलिए उस बच्चे को मिनमाटा डिजीज हुआ, तब ये कन्वेंशन हुआ। भारत इसका मेंबर 2018 में बना था। इसके साथ हम हल्का सा देखेंगे इस डिजीज में होता क्या है। तो आप ये देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाता है और नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है। अगर ये अपनी सीवियर पोजीशन पे आ जाए तो इसमें इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये हाथ ऐसे हो जाता है इस तरीके से। चलो अब हम देखते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर यहां से शुरू होगा और आपको बताना है कि क्या होगा करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज टू बी नेम्ड आफ्टर। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको किसके नाम पे रखा गया है? प्रहलाद सावंत, मनोहर पारिकर, लक्ष्मीकांत पारसेकर एंड दिगंबर कामत। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। सभी ने, चंचल ने 5 का बी बोला था। कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये नहीं, इंसेक्ट के लिए नहीं था, मिनमाटा कन्वेंशन जो था ये मरकरी के लिए था। तो आई थिंक जिसने निकेश का सही था, और निकेश के लिए एक बार तालियां हो जाए क्योंकि निकेश ने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर सही दिया था। कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना। अगर मैं एक पॉइंट और बताऊं, जैसे इटाई डिजीज पूछ लेता है, इटाई डिजीज किससे होता है? तो वो कैडमियम से होता है। इटाई कैडमियम से, और मिनमाटा डिजीज जो होता है पारा से मरकरी से होता है। इसी तरीके से अगर फ्लोरोरियासिस पूछ ले तो वो फ्लोरीन से होता है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करंट अफेयर का ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आप सभी को। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किसके नाम पे बना है? चंचल ने 6 का बी बोला है, मनोहर पारिकर। बाकी लोग भी आंसर दो। मनोहर पारिकर के बारे में बताओ, ये कहीं किसी देश के, किसी स्टेट के सीएम है। आपको बताना है कि मनोहर पारिकर जी किस स्टेट के सीएम हैं। इस समय तो नहीं, अब इनकी डेथ हो चुकी है। ये जब थे तो वो सीएम थे, तो उन्हीं के नाम पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। जूही का भी बी आंसर है। बाकी लोग भी आंसर दो। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पे बना है? तो मनोहर पारिकर जी हैं। ये किस स्टेट के सीएम थे? जल्दी बताओ आप लोग। हल्का सा मैं आपको फोटो दिखा दूं तो ये आप देख सकते हो, गोवा में बना है। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी, ये मनोहर पारिकर जी के नाम पे ये बना रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट है ये गोवा में है। चलो अब हम आते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि मार्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज। मार्स इनिशिएटिव एक भी सीन आया है रिसेंट में, तो ये किस ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए आया है, मतलब कम करने के लिए आया है? आपके ऑप्शन है CO2, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन। जल्दी से बताओ सभी लोग किसका सही आंसर क्या होगा। शिवानी मरकरी, चंचल गोवा, निकेश गोवा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो। मनोहर पारिकर जी बहुत अच्छे सीएम थे और सबसे ऑनेस्ट सीएम माने जाते हैं। इनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अनुराधा ने ए बताया है CO2, और बाकी लोग भी आंसर दो। शिवानी मरकरी जी बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ ही इटाई भी मैंने बताया, वो कैडमियम की कमी से होता है। इस इनिशिएटिव के बारे में बता दूं, ये UNCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे अर्थ समिट कहते हैं, और ये 1992 में शुरू हुआ था। तो अभी इसका COP27 हुआ था। COP27 हुआ था और उसमें ये कसम खाया गया है, ये इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया गया है किसकी? मेथेन गैस को कम करने के लिए। जो ग्रीन हाउस गैस मेथेन है, इसको कम करने के लिए शुरू किया गया है। शिवानी ड्यू टू फिश। ओके, तो ये मार्स इनिशिएटिव क्या है मैंने इतना बताया आपको। कुछ और फैक्ट आपको बता दूं
तो ये काप 27 कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये इजिप्ट में हुआ था, एल शेख में इजिप्ट में हुआ था। और ये यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम। तो ये मार्स इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया है। इसके साथ ही इसका एम क्या है, जो मीथेन का इमिशन हो रहा है इसको कट करना है, यानी कि कम करना है। आपको बता दूं, ये तो 27वां कॉप था। 2000 जो 26वां कॉप हुआ था उसमें लोगों ने ये कसम खाया था कि 2030 तक मीथेन इमिशन को 30% कम कर दिया जाएगा। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब हमारा करंट अफेयर का 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कि इसका आंसर कौन दे पाता है। जो भी इसका आंसर देगा वो खुद अपने लिए ताली बजा लेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है, आपको ये तो पता है कि इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 51वां इसके बाद यानी 2024 में भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग। खुशबू ने बोला है ए, यानी कि NV रमन्ना। आपके ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना, DY चंद्रचूड़, और चौथा ऑप्शन है जस्टिस हरिलाल जे कानिया। जल्दी से बताओ आप लोग। जो 15th चीफ जस्टिस तो आप सभी जानते हैं, जो 2024 में 51वां चीफ जस्टिस बनेगा वो कौन है। जल्दी से आंसर करो सभी लोग। तब तक मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ आपको बता दूं। अगर देखा जाए तो इन्हें बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब इंडिया का। 4 लोग हैं जो जिनको एक देखा जाए तो स्पेशल पावर होता है और उनको अलग से ऑटोनॉमी और अलग से पावर दिया जाता है संविधान में। और सभी जो आंसर दे रहे हैं, राधिका ने ए बोला है, चंचल ने ए बोला, जूही ने ए बोला है। नहीं, लेडी जस्टिस नहीं है, वो मेल है। और अनुराधा ने बी बोला है। चलो अनुराधा के लिए एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि अनुराधा का आंसर बिल्कुल सही है। जस्टिस संजीव खन्ना ये 2024 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, और ये कहा जा रहा है कि वो 6 महीने के लिए बनेंगे। ओके, आपको बता दूं नेपोटिज्म हर जगह होता है, और ये ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्योंकि हंसराज खन्ना इनके अंकल हैं। तो नेपोटिज्म हर जगह हो रहा है, और ये जो कोई पहला केस नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे जजेस मिलेंगे जिनके चाचा, जिनके रिलेटिव जज होते हैं, क्योंकि वहां पे जो जज बनते हैं वो कोलेजियम सिस्टम से बनते हैं, और वहां वोटिंग होती है। और सिंपल सी बात है, जिसके रिलेटिव्स हो गए उन्हीं को वोट देंगे। तो आप ये देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निकेश ने बी बोला है। चलो निकेश, आपके लिए भी तालियां हो जाए, आपका भी आंसर एकदम सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं इसका आंसर कौन देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन को बारे में आपको मैंने बताया था, और आपको यह बताना है कि इसमें जो भारत की पहले महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, या सुचेता कृपलानी। जल्दी से आंसर दो। खुशबू, आपके लिए भी तालियां हो जाए, खुशबू ने भी सही बोला है, पर जो पहले आंसर देगा उसका करेक्ट ज्यादा माना जाएगा। चंचल ने सी बोला है। चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सही हो पाता है या नहीं। तो बाकी लोग भी आंसर दो, फिर देखते हैं क्या होगा। मैंने आपको बताया है यूनाइटेड नेशन के बारे में, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। तब तक मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं यूनाइटेड नेशन के बारे में। पहला वर्ल्ड वार होता है, स्पीड में रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। पहला वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 तक। तो उस समय जब वर्ल्ड वार होता है तो दोबारा उसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन थे, और वो चाहते थे कि ऐसा वार फिर ना हो, न्यूक्लियर विश्व युद्ध फिर ना हो अपने देश में, पूरे विश्व में। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाने की बात कही, लेकिन वो फेल हो गया। फिर वर्ल्ड वार 2 होता है, और वर्ल्ड वार 2 कब से होता है, 1939 से 1945 तक। तब यूनाइटेड नेशन बनता है। यूनाइटेड नेशन के 6 आर्गन थे, लेकिन अभी के समय में यूनाइटेड नेशन के 5 आर्गन हैं। एक आर्गन यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप, इसे डिसफंक्शनल कर दिया गया है, मतलब कि ये बंद हो चुका है। 5 है इसमें, यूनाइटेड नेशन के 5 आर्गन है जो आपको रट लेना है।
वो पांचों ऑर्गन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पांचवा जो है, पांचवा अगर किसी को याद आ रहा तो वो बताए। एक चीज और बता दूं, सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है। और हेग कहां है? हेग नीदरलैंड में है। चलो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी। और चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो चंचल के लिए सभी लोग तालियां बजा दो एक बार, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। और ये 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की चेयरमैन बनी थी। चलो, इनके बारे में बता दूं, सरोजिनी नायडू के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और ये 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी, 1925 में। एनी बेसेंट के बारे में सभी लोग जानते हो, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, 1916 या 1917 में बनी थी। विजय लक्ष्मी के बारे में आप सभी जानते हो। सुचेता कृपलानी कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी थी, जो महिला सीएम है उत्तर प्रदेश की। चलो, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नहीं, खुशबू ने बोला 24 अक्टूबर 1945 को। जी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप मुझे यह बता सकते हो यूनाइटेड नेशन के पहले चेयरमैन कौन है और इस समय कौन चेयरमैन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। चलो, अब हम चलते हैं, करंट अफेयर का 10वां क्वेश्चन है। और सभी लोग रैपिड फायर के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज रैपिड फायर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, चेस, हॉकी, फुटबॉल। जल्दी बताओ सभी लोग, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। अनुराधा ने सी बोला है, अनुराधा ने सी बोला है, यानी कि हॉकी। और बाकी लोग भी आंसर दो। मैंने एक बार आपको बताया था डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो मैंने बताया था आपको फुटबॉल। तो इसी तरीके से संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? चंचल ने सी बताया है और बाकी लोग भी आंसर दो। मनीषा ने फुटबॉल बोला है। अगर मनीषा का आंसर सही होगा तो सभी लोग मनीषा के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि मनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया है, चंचल ने भी पहले आंसर दिया। पर देखते हैं सही किसका होता है। तो जल्दी से आंसर दो, बाकी लोग भी आंसर दो। जूही ने डी बोला है फुटबॉल, बाकी लोग भी आंसर दो। चलो, मैं ही बता दे रहा हूं, इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल, यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। चलो, आप सभी लोग रैपिड फायर के लिए रेडी हो जाओ। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का कानूनी प्रकृति है। मौलिक कर्तव्य का जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका कानूनी प्रकृति है। पहला इनफोर्सिएबल, यानी कि कानून लागू करने योग्य। दूसरा नॉन इनफोर्सिएबल। तीसरा है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि क्या आप फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो? ठीक, तो आपको जल्दी से आंसर देना है। रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? मनीषा ने डी बोला है, इनमें से कोई नहीं। जूही ने भी डी बोला है, बाकी लोग आंसर दें। मनीषा के लिए तालियां बजा दो सभी लोग, कोई बजाया नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। मनीषा, आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। हाँ, आपने दे भी दिया, इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य की कानूनी प्रकृति क्या होगी? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट जो होता है इनफोर्सिएबल होता है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी जो होता है इनफोर्सिएबल नहीं होता है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी इनफोर्सिएबल नहीं होता है। मतलब कि इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल ड्यूटी का हनन होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे का बैठे ही रहोगे। चलो, रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है। रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, वो संविधान में किस संशोधन से ऐड हुआ था? 86 संशोधन 2002 या 86 संशोधन 2004 या 73 संशोधन 1992 या 73वां संशोधन 1994? जल्दी से आंसर दो सभी लोग।
जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, लेकिन अभी के समय में उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। आपको यह बताना है कि जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है किस संशोधन से हुआ है। जूही ने ए बताया है 86 से, मनीषा ने बी बताया है 2004। बाकी लोग भी आंसर दो। जूही ने भी बी बोला है, कंफ्यूज नहीं होना। खुशबू ने सी बोल दिया 1992। और भी बाकी लोग भी आंसर दो, तभी तो मजा आएगा। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो, सोचना नहीं है। चलो, अनुराधा ने भी सी बोला है। चलो, चूंकि ये रैपिड फायर है तो मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा और मैं आपको सही आंसर बता दूं। 2002 86 संविधान संशोधन। और ये किसका सही है? जूही का सही था, लेकिन फिर जूही ने गलत कर दिया था। मनीषा आपने 86 तो बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है 2002 में। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके एजुकेशन की बात की गई थी। चलो, अगला क्वेश्चन है रैपिड फायर का। अगला क्वेश्चन है, और ये भी है, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। 2004 या 2005 या 2006 या 2014? अभिषेक सी, अभिषेक आपको 2002 होगा। 86 अमेंडमेंट 2002। इसका आंसर दो सभी लोग। रैपिड फायर क्यूज 3 का, 3 का ए होगा या 3 का बी होगा या 3 का सी होगा या 3 का डी होगा? खुशबू ने ए बोला है 2004। बाकी लोग भी आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। क्या होगा रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? राइट टू इंफॉर्मेशन को कब लागू किया गया था? ओके, कोई बात नहीं मनीषा, आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, क्या होगा? खुशबू ने ए बोला है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो, आप लोग बहुत देर से आंसर दे रहे हो। चलो, मैं बता दे रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसका सही आंसर होगा 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। क्या आप कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकता है 2005 में हमारे देश का पीएम कौन था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ 2005 में देश का पीएम कौन था? रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 32 में रिट है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, अंबेडकर जी ने कहा था। इसमें रिट है। आपको बताना कि ये कितने रिट है, 4, 5, 6 या 10? चंचल क्वेश्चन नंबर 3 का 2005 बिल्कुल सही है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके चंचल, चंचल के लिए सभी लोग तालियां बजा दो। 2005 जो है सही आंसर है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। चलो, पर आप कोशिश करें कि हल्का जल्दी आंसर दिया करें आप लोग। अनुराधा ने डी बोला है, खुशबू ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो सभी लोग। खुशबू ने बी बोला है। खुशबू ने बोला है कि 5 रेट है। और बाकी लोग भी आंसर दो, कितने रेट है? खुशबू ने 2005 सही है, मनीषा 5। तो सिंपल सी बात है, सभी लोग 5 बता रहे हैं, तो इसका सिंपल सी बात है कि जो रेट होगा, कितने रेट है? 5 रेट है। क्या आप मुझे 5 रेट के बारे में बता सकते हो? चलो मैं ही बता देता हूं। हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सेरी एंड को वारंटो, ये 5 रेट हैं जो आर्टिकल 32 में है। चलो, रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है संविधान से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि अभी के समय प्रेजेंटली कितने शेड्यूल है, कितनी अनुसूची है हमारे संविधान में। आपके ऑप्शन है 7, 8, 11, 12। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। चंचल सही आंसर है। टोटल 5 रेट है, उसको रट लो आप कौन से 5 रेट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग। ओके खुशबू, 2005। शुरुआत में आपने 2004 बोला था, पर 2005 इसका सही आंसर होगा। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 7 है या 8 है? मनीषा गौतम ने बोला है 12। ओके, और भी बाकी लोग आंसर दो। जूही ने 7 बोला है। और भी आंसर दो सभी लोग। चंचल, खुशबू, खुशबू ने 5 रेट। खुशबू, आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। कितने रेट है, कितने शेड्यूल है, कितनी अनुसूची है अभी के समय में, प्रेजेंट में कितनी अनुसूची है? जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 थी, 8। लेकिन अभी के समय अनुसूची हो गई है 12। मतलब कि आपका जो सही आंसर है वो 12 हो जाएगा। चलो, रैपिड फायर का अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
और इसका आंसर जो सभी लोग, चंचल 5/12 सही आंसर है। टोटल 5 अनुसूची है। अब देखना यह है कि इसका आंसर कौन देता है, पर आपको समझना होगा ओरिजिनली लिखा है। जब ओरिजिनल बोल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जब संविधान फोर्स में आया था, उस समय हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने अनुसूची थे, यानी कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूची थी। जल्दी से ऑप्शन दो आप लोग। अनुराधा सी, आप लोग ये जरूर लिखें कि 6 का ए या 6 का बी, क्योंकि आपका कमेंट देर से आता है। चलो इसका आंसर जो सभी लोग, खुशबू ने बोला 12। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो सभी लोग, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे। चलो इसका आंसर मैं दे देता हूं, चूंकि ये रैपिड फायर है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना था किसी को। गंगा वर्मा 12। 6 का बी, खुशबू ने सबसे पहले आंसर दिया है 6, सॉरी चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है 6 का बी। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 395 आर्टिकल थे, ये बात तो सही है। 22 पार्ट थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन 10 शेड्यूल नहीं थे। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 8 शेड्यूल थे। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 395, 22, 8, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। खुशबू 12 शेड्यूल। चलो शिवानी, उस समय वाजपेयी जी पीएम नहीं थे, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, क्योंकि 2004 का इलेक्शन जो होता है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट से वाजपेयी जी थे और वो हार जाते हैं। मनीषा गौतम ने डी बोला है। मनीषा गौतम आपका बिल्कुल सही आंसर है, पर आप लोग आंसर पहले दिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है और आप बताना है आपको, मैंने अभी पूछा था ओरिजिनल, अब मैं पूछ रहा हूं अभी के समय प्रेजेंट में कितने पार्ट है और कितने शेड्यूल हैं। जल्दी से आंसर दो। 24/12, 25/10, 24/10 या 25/12। मनीषा डी है। मनीषा आपका बिल्कुल सही आंसर है। खुशबू का भी सही आंसर था। खुशबू आपका आंसर काफी देर से आ रहा है, तो आप पहले कमेंट करें, या हो सकता है नेटवर्क इशू हो तो इस वजह से आपका कमेंट देर से आ रहा है। क्योंकि ये रैपिड फायर है तो आपको स्पीड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। 7 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अभी के समय में कितने पार्ट और शेड्यूल हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अभी के समय में 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। चलो अब अगला क्वेश्चन है खत्म। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है और आप लोग समय से आए 25। मनीषा नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं। चंचल ने 7 का 8, सभी का सही आंसर है। और आज का सेशन खत्म हो गया है। सेशन कैसा था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कल के लिए आप रेडी रहें। ओके, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल